स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम ठाकुर शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा कोचिंग सीहोर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले से सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कायिक प्रजनन और उसकी विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था। आज हम कायिक प्रजनन की एक आधुनिक विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम है सूक्ष्म प्रसारण या सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कायिक प्रजनन की एक आधुनिक विधि है। सामान्य भाषा में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या होता है सूक्ष्म प्रसारण। तो एक ऐसी विधि जिसमें हम कोशिकाओं या ऊतकों का उपयोग करके जो पौधा होता है उन पौधों से कोशिकाओं और ऊतकों को अलग करके इन कोशिकाओं या ऊतकों से संवर्धन माध्यम में पौधा तैयार करते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधों से अलग किए गए ऊतकों से नया पौधा बनाने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रसारण या सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस विधि को सूक्ष्म प्रसारण या सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस प्रक्रिया में पौधा बनाने के लिए जिस भाग का उपयोग करते हैं वो एक सूक्ष्म भाग होता है। और दूसरी बात यह है कि इससे हजारों की संख्या में पौधे विकसित किए जाते हैं। जब हजारों की संख्या में पौधे बनेंगे तो पौधे फैलेंगे। प्रसारण का मतलब होता है फैलना, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधों के ऊतकों का उपयोग करके पोषक माध्यम या संवर्धन माध्यम में हजारों की संख्या में पौधे विकसित किए जाते हैं, उसे हम सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीवर्ड। स्टीवर्ड नाम के वैज्ञानिक ने गाजर के एक छोटे से टुकड़े को नारियल पानी में विकसित करके पौधे में परिवर्तित किया था। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका संवर्धन की इस तकनीक का सबसे पहले आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे स्टीवर्ड, जिन्होंने गाजर के एक छोटे से पीस को नारियल पानी में विकसित करके पौधा तैयार किया था। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है सूक्ष्म प्रसारण। हमने जड़ से पौधा बनाया, तने से पौधा बनाया, हमने बीज से पौधा बनाया, लेकिन हमने यहां पर इस विधि में ऊतक से पौधा बनाया। तो ऊतक से पौधा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं सूक्ष्म प्रसारण। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस पौधे का चुनाव करते हैं जिसका हमें ऊतक संवर्धन करवाना है। तो हमने सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए उस पौधे का चुनाव कर लिया। इस पौधे को हम कहते हैं इलीट पौधा। अब ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म प्रसारण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इलीट पौधा। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए हमने पौधे का चुनाव कर लिया। इस पौधे को हम कहेंगे इलीट पौधा। अब इस पौधे से हम ऊतकों को अलग कर लेते हैं। हमने अब इस पौधे से ऊतकों को अलग कर लिया है। इन ऊतकों को हम कहते हैं एक्स प्लांट। अब हम क्या करते हैं? ये जो ऊतक हैं, इन ऊतकों को एसेप्टिक कंडीशन में जो पोषक माध्यम होता है इस पोषक माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पोषक माध्यम होता क्या है? एक ऐसा विलयन जिसमें आवश्यक सभी पदार्थ घुले हों। एक ऐसा विलयन जिसमें आवश्यक सभी पदार्थ घुले हों उसको हम पोषक माध्यम या संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो हमने क्या करा है, जो ये ऊतक है इनको एसेप्टिक कंडीशन में पोषक माध्यम में स्थानांतरित कर दिया। एसेप्टिक कंडीशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ ना हो, जीवाणु ना हो, हानिकारक विषाणु ना हो, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसेप्टिक कंडीशन। तो हमने यहां पे क्या करा है, जो ऊतक है इन ऊतकों को पोषक माध्यम में एसेप्टिक कंडीशन में स्थानांतरित कर दिया है। अब हम ऊपर से कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग लगने से क्या होगा? हवा तो अंदर जाएगी लेकिन हानिकारक जीवाणु विषाणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऊतक डाला है पोषक माध्यम में, ये ऊतक विभाजन करके कोशिकाओं का एक गुच्छा या समूह बना लेता है जिसको हम बोलेंगे केलस। अब हम क्या करेंगे? इस केलस को अन्य पोषक माध्यम में स्थानांतरित करेंगे। वहां पर ये केलस विकसित होकर कलिका का निर्माण करता है तथा ये कलिका पोषक माध्यम में विकसित होकर
एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। अब पौधा बनने के पश्चात हम क्या करेंगे, इस पौधे को गमले में या फिर भूमि में स्थानांतरित कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने यहां पर संवर्धन माध्यम के अंदर एक ऊतक डाला था। अब धीरे धीरे ऊतक ने वृद्धि करके केलस बनाया, केलस से कलिका बनी और कलिका से पौधे का निर्माण हो गया। इस प्रकार इस प्रक्रिया में हमने पौधे के एक सूक्ष्म भाग यानी कि ऊतक का उपयोग करके हमने एक पौधे का निर्माण किया। यह प्रक्रिया कहलाती है सूक्ष्म प्रसारण या सूक्ष्म प्रवर्धन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जो पोषक माध्यम लिया है, इसमें आवश्यक सभी पदार्थ को पानी में घोलकर इसे तैयार किया जाता है। सीधी सी बात यह है कि हम जब तने से पौधा बना सकते हैं, हम बीज से पौधा बना सकते हैं, तो हमने इस प्रक्रिया से पौधा क्यों बनाया? डियर स्टूडेंट्स, ये पौधा निर्मित करने की एक आधुनिक विधि है। तो मैं आपको कुछ इसके महत्व बताना चाहता हूं। महत्व बोल दो या लाभ बोल दो। सबसे पहला महत्व इसका यह होता है कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न पौधे या इस प्रक्रिया में बनने वाले जो पौधे होते हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं। सबसे पहली बात, इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। दूसरी बात, इस प्रक्रिया द्वारा हजारों की संख्या में पौधे विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन पौधों को बचाया जा सकता है जिनकी संख्या बहुत कम है। यानी दुनिया में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो समाप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं, बहुत कम संख्या में बचे हैं। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके हम उन पौधों को या उन पौधों की जातियों को बचा सकते हैं। चौथी बात, इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे रोग रहित होते हैं, यानी किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। ये पौधे बिल्कुल स्वस्थ उत्पन्न होते हैं। पांचवी बात, इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की खरपतवार की समस्या नहीं होती है। पौधों के साथ जो व्यर्थ के पौधे या चारा जो लगता है उसको हम बोलते हैं खरपतवार। तो यहां पर खरपतवार की समस्या नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया में विकसित होने वाले पौधों का विकास तीव्र गति से होता है। इन पौधों का जो विकास है वह तीव्र गति से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस प्रकार ऊतक का उपयोग करके पौधा बनाया। तो ऊतक से पौधा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सूक्ष्म प्रसारण या सूक्ष्म प्रवर्धन या अंग्रेजी भाषा में माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद निषेचन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों में अंतर का अध्ययन। निषेचन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लासेस में जो स्टडी की है, हमने देखा है कि नए जीव को बनाने के लिए, लैंगिक प्रजनन में नए जीव को बनाने के लिए दो प्रकार के युग्मक की आवश्यकता होती है। एक नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। हमारा निर्माण या हमारी जो उत्पत्ति हुई है वह भी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से हुई है। किसी भी जीव में अगर लैंगिक प्रजनन हो रहा है तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, और जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं तो एक नए जीव का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वी आर द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर पेरेंट्स। हम लोग हमारे माता और पिता की मीटिंग का परिणाम है। हम लैंगिक प्रजनन से बनने वाले उत्पाद हैं। अगर जीव विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो वी आर द प्रोडक्ट। हम लोग उत्पाद हैं किसके? हम लोग उत्पाद हैं लैंगिक प्रजनन के। तो स्टूडेंट्स, निषेचन होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनका होता है संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जायगोट का निर्माण होता है। यह क्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम सिनगेमी भी कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को सिनगेमी के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी युग्मक कोई सा भी हो, युग्मक जो होते हैं ये होते हैं अगुणित, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।
जब ये अगुणित युग्मक मिलते हैं तो जिस जायगोट का निर्माण होता है वो हो जाता है द्विगुणित, यानी कि अगुणित युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित जायगोट। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। स्टूडेंट्स, सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर के अंदर होती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये शरीर के अंदर अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया बाहरी माध्यम में होती है, और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। तो पहले हम बात कर लेते हैं बाह्य निषेचन क्या होता है। निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के अंदर नहीं होती है बल्कि बाहरी माध्यम में होती है, यानी कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो बाहरी माध्यम में संपन्न हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो निषेचन होता है सामान्य तौर पर जलीय जीवों में होता है, जैसे मछली या उभयचर। कुछ उभयचर प्राणी भी होते हैं, जैसे मेंढक है। उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह ले और थल में भी रह ले। तो इस प्रकार का निषेचन जो है कुछ उभयचर तथा कुछ जलीय जीवों में पाया जाता है। अच्छा, अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर हो रही है, यानी कि बाहरी माध्यम में हो रही है, पानी में हो रही है, तो वहां पर क्या होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं वो ज्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं। भाई बाहरी माध्यम है, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ भी होता है तो वो उसे नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित नहीं होती है। दूसरी बात, आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो निषेचन है मनुष्य, स्तनी प्राणी, सरीसृप। देखो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को तो आप जानते हो, आप लोग मनुष्य हो, हालांकि आज मनुष्य जानवर बने जा रहा है ना। बहुत सारे मनुष्य हैं, पर वो मनुष्य होते हुए भी जानवर है, लेकिन फिर वो स्तनी प्राणी है। दूसरा, स्तनी प्राणी क्या होते हैं, सभी प्राणी जो स्तन धारण करते हैं उनको बोलते हैं स्तनी प्राणी। जैसे हम लोग सब स्तनी प्राणी हैं, जो बच्चों का दूध द्वारा पोषण कर रहे हैं वो सब स्तनी प्राणी हैं। सरीसृप क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, सांप वगैरह, ये स्तनी प्राणी, ये सरीसृप प्राणी होते हैं। तो ये जो आंतरिक निषेचन होता है शरीर के अंदर होता है, अंदर होने के कारण ये ज्यादा सुरक्षित रहता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी 12th बायोलॉजी में इन दोनों प्रकार के निषेचन में अंतर आ सकता है या आता रहता है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। सबसे पहला पॉइंट आपने दिया हुआ है कि इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो बाहरी माध्यम में होती है, बताया मैंने, बाह्य निषेचन बाहर होता है, आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। डियर स्टूडेंट, बाहरी जो माध्यम होता है उसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। पानी के अंदर पहले नर युग्मक छूट गए बहुत अधिक संख्या में, फिर मादा युग्मक को छोड़ दिया गया, वो भी ज्यादा संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार के निषेचन में क्या होता है, दोनों प्रकार के युग्मक अधिक संख्या में होते हैं। अच्छा, जो आंतरिक निषेचन होता है इसमें क्या होता है, नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं और मादा युग्मक कम संख्या में। जैसे हमारी बात कर लें, मादा युग्मक केवल एक अंडा होता है, लेकिन निषेचन के लिए करोड़ों शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में और मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। आपको पता है जो बाह्य निषेचन हो रहा है उसमें दोनों प्रकार के युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों ही युग्मकों को बाहरी माध्यम में छोड़ा जाता है। अब जो आंतरिक निषेचन होता है इसमें क्या करते हैं, जो नर युग्मक होते हैं उनको मादा अंगों के अंदर पहुंचाया जाता है। चौथा पॉइंट, इसके द्वारा अधिक संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं। जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया है उसमें अधिक संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं। कभी आपने पानी में मछलियों को देखा हो तो आपने देखा हो कितनी सारी मछलियां चलती हैं, साथ छोटी छोटी बारीक बारीक मछलियां। मनुष्य के साथ क्या होता है, विवाह के बाद एक बच्चा गोद में, एक बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, ज्यादा 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। बाहरी माध्यम में होने कारण क्या होता है, संततियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं वो कम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के रूप में बता दिया मैंने, इस प्रकार का जो निषेचन होता है कुछ उभयचर प्राणी और कुछ जलीय जीवों में होता है। इस प्रकार का जो निषेचन होता है
स्तनधारी प्राणी हुए, सरीसृप प्राणी हुए, इनमें पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे ये 2 टॉपिक थे। पहला टॉपिक आपने पढ़ा सूक्ष्म प्रसारण का, दूसरा हमने निषेचन के बारे में पढ़ा। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि क्लास को लगातार आप अटेंड करते रहें। मैं हर एक वीडियो के बाद आपको जो पढ़ाया गया उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप उन नोट्स को हैंड राइटिंग में नोट करके आपके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। भारत माता की